वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9th। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज हम समझेंगे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कि डिप्रेशन क्या था और इसने किस प्रकार पूरे वर्ल्ड को और जर्मनी को इफ़ेक्ट किया। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जर्मनी में जो पॉलिटिकल चेंजेस किस प्रकार से आ रहे थे, वहाँ पर क्या क्या हो रहा था, और साथ में ये देखा था कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। और उस समय जर्मनी की जब बुरी सिचुएशन हो गई थी तो उस समय किसने जर्मनी की हेल्प की थी? दैट इज़ यूएसए ने डेविस प्लान के थ्रू जर्मनी की हेल्प की थी इन 1923 में। नाउ वी विल स्टडी आफ्टर द 1923 कि 1923 के बाद जर्मनी में क्या हुआ। द ईयर्स बिटवीन 1924 to 1920 saw some stability। 1924 से 1928 तक तो सब कुछ स्मूथली चलता रहा। जर्मनी में स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि अब उसे यूएसए से हेल्प मिल रही थी। Yet this was built on sand, बट ये जो स्टेबिलिटी आई थी वो परमानेंट नहीं थी। तो सैंड का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जो स्टेबिलिटी आई हुई है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि यूएसए हेल्प कर रहा है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, सब काम काज सही हो रहा है। बट इफ़ यूएसए डिनाई टू हेल्प जर्मनी देन व्हाट विल दे डू? तो वहाँ पर तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। जर्मन इन्वेस्टमेंट, जर्मन में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, पैसा लगाया जा रहा था इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल रिकवरी वर totally depend on short-term loans largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. तो जो यूएसए से हेल्प मिल रही थी तो वो हेल्प 1929 में मिलनी बंद होगी। यूएसए ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होगी। अब वजह वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? ये यूएसए की सबसे बड़ी शेयर मार्केट थी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी। जब उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगी जर्मनी की, वहाँ पर डिक्लाइन हो गया, हर एक काम पीछे चल रहा था, जिस कारण से यूएसए की इकोनॉमी में काफ़ी सफ़र किया, वहाँ का पैसा ख़त्म हो रहा था। तो उस समय जब यूएसए के पास खुद ही कोई पैसा नहीं था तो उसने जर्मनी की हेल्प करने से मना कर दिया। Fearing of a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares। ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो जितनी भी कंपनीज लगी होती हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो पैसा लगाया जाता है, वो लोगों से उधार लिया जाता है। तो लोग शेयर्स खरीदते हैं उन कंपनीज के, और जब इस समय जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुई तो लोगों को लगा कि उनका तो पैसा जो उन्होंने उधार दिया हुआ है, जो शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उनकी तो वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उनका लॉस हो रहा है। तो उस समय उन्होंने अपना सारा पैसा वापस लेने के बारे में सोचा कि आगे और भी प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने जो शेयर पहले खरीदे हुए थे उन्हें बेचना शुरू कर दिया। ऑन ए सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। 13 मिलियन मीन्स 130 लाख शेयर्स एक ही दिन में बिक गए। सपोज करो, मान लो एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपीज़ भी होती है तो 130 लाख शेयर अगर एक दिन में बिक जाएंगे तो इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है। तो जो कितना पैसा कंपनीज में लगा हुआ था उनको वो वापस करना पड़ेगा, तो सारी इकोनॉमी डगमगा जाएगी। एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इसी से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत होती है। डिप्रेशन क्या होता है? मंदी की स्थिति, यानी जिस समय
सारी इकोनॉमी बैकवर्ड पीछे की ओर जाना शुरू हो जाती है, यानी आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, फॉल होना शुरू हो जाती है। इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो भी कामकाज होते हैं धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं। दैट सिचुएशन इज नोन एज डिप्रेशन। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ऐसी स्थिति आ जाती है जब कंपनीज में कोई काम नहीं चल रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे उस समय? तो लोगों को काम से बाहर निकाल देंगे। अब लोगों को काम से बाहर निकालेंगे तो लोगों के पास क्या होगा? कोई भी इनकम नहीं रहेगी। अब इनकम नहीं है तो वो कोई भी डिमांड नहीं करेंगे, कोई भी सामान मार्केट में जाकर नहीं खरीदेंगे। जब कोई सामान को खरीदने वाला ही नहीं होगा तो आगे फिर कंपनी किसके लिए प्रोडक्शन करेगी? अब प्रोडक्शन नहीं हो रही तो धीरे धीरे क्या होगी? फैक्ट्रीज शट डाउन हो जाएंगी, फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती जाएगी। तो ऐसी स्थिति यानी धीरे धीरे इकोनॉमी बैकवर्ड पीछे की ओर जा रही है, यानी हर एक जो काम है वो पीछे बंद होना शुरू हो चुका है। अब बेरोजगारी है, बेरोजगारी से फिर क्या होगा? कोई भी डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या हो गया? फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ती जाएगी। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन कब आया? 1929 में सबसे बड़ा डिप्रेशन आया जिसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डेवलप किया। अब ये डिप्रेशन तो आया, हम कह रहे हैं यूएसए में, पर इसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट किया? क्योंकि सभी इकोनॉमी जो होती हैं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो एक दूसरे से डिपेंड करती है, एक दूसरे से ट्रेड करती हैं। अगर एक इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट दूसरी इकोनॉमी पर भी होगा। तो 1929 से 1932 तक नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। यूएसए की जो नेशनल इनकम थी आधी रह गई। फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद हो गई, जैसा भी अभी हमने समझा कि फैक्ट्रीज कैसे बंद होती है। एक्सपोर्ट्स फेल, किसी भी वस्तु का कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो गए। फार्मर्स वर बैडली हिट, speculators withdraw their money from the market. The effects of the recession in US economy were felt worldwide. तो जो भी रिसेशन जो भी हो रहा था यूएसए में, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर हो रहा था। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका डिप्रेशन का इफेक्ट जर्मनी पर क्या हुआ। जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उस पर भी इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि जर्मनी तो पहले ही जो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस था और उसकी यूएसए ने हेल्प की थी। अब यूएसए में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, वहाँ पर भी जो उनकी नेशनल इनकम है आधी रह चुकी है, फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई हैं, तो अभी उसके पास भी पैसा नहीं है, तो वो किस प्रकार जर्मनी की हेल्प करेगा। By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितनी प्रोडक्शन होती थी वो अब कितनी रह गई? सिर्फ 40% रह गई। अगर मान लो अगर 90 या 100% होती थी पहले, अब सिर्फ कितनी रह गई? 40% रह चुकी थी, आधे से भी कम। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, जो भी काम करने वाले थे उनकी नौकरियां चली गई थी। जहाँ जो मजदूर लगे हुए थे उनको वेजेस काफ़ी कम दी जा रही थी। अब देखो मार्केट में कोई जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, उसकी डिमांड ही नहीं हो रही, लोग उसको ख़रीद नहीं कर रहे, तो फिर हम किस चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे? तो क्यों हम मज़दूरों को काम पे रखेंगे, उनको वेजेस देंगे? कुछ परमानेंट होते हैं, उनकी वेजेस क्या करेगा? पहले जितनी नहीं देगा, उनको आधी वेजेस देना शुरू कर देगा। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। तो जर्मनी में अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई थी, लगभग 60 लाख
On the street of Germany, you could see men with placards around their neck saying, willing to do any work. तो लोग काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। वो चाहते थे वो कोई भी उन्हें काम मिल जाए, वो कुछ भी काम करने को तैयार हैं। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर हो चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर और डिस्परेटली क्यूट अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो क्या करते, या तो गलियों में ऐसे ही फ्री बैठे रहते, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनकी लंबी लंबी कतारें लगी होती ताकि उन्हें कोई तो काम मिल जाए। एज जॉब्स डिसअपीयर्ड द यूथ टुक टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अब लोगों के पास नौकरी तो नहीं थी, पर खाने के लिए उन्हें कुछ तो चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो इसके लिए जर्मनी में क्या हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हो गई। देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, लोगों ने चोरी डकैती करनी शुरू कर दी थी। The economic crisis created deep anxiety and fears in the people. इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण लोगों के बीच में एक चिंता और डर बैठ चुका था। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स saw their savings diminishes when the currency lost its value. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था, जो जर्मन की करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी एज़ कम्पेयर टू द डॉलर। और जिस कारण से जो लोग थे जिनको सैलरी मिलती थी या जो पेंशन मिलती थी, उन्हें ऐसा डर लग रहा था कि उनकी सेविंग्स ख़त्म होती जा रही है। अगर किसी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो अगर 100 रुपये का नोट है, तो पहले हम जितना सामान उससे खरीद पाते थे, अगर उसकी वैल्यू कम हो गई है तो हम उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो इससे उन लोगों की सेविंग्स ख़त्म होती जा रही थी। उन्हें लग रहा था जो हम पहले हमारे पास जितने पैसे थे, अब उसमें तो उतना सामान नहीं ले पाएंगे। इनकम तो उतनी ही है, पैसा भी उतना ही है सेविंग्स, पर उसकी वैल्यूज़ कम हो चुकी है। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड रिटेलर सफ़र्ड। तो इन लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बिजनेस इज गोट रियून्ड, सभी बिजनेस ख़त्म होते जा रहे थे। एंड दिस सेक्शन मीन्स मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर फील्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। और ये क्या होता है, प्रोलेटेरियनाइजेशन एंड annexity of being reduced to the rank of working class or worse still the unemployed। इसका मीनिंग है उन्हें ये ज़्यादा चिंता हो गई थी कि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्योंकि मार्केट में कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है और मार्केट में जो रुपीस है उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है, जिस कारण से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी कम हो जाएगा। यानी घर में तो उसी घर में रहेंगे, मनी भी वही है, पर उसकी वैल्यू कम होने के कारण उनको जैसे वर्किंग क्लास रहती है उस लेवल के बराबर वो आ चुके हैं। तो उनकी सिचुएशन काफ़ी बुरी हो चुकी है। Only organized workers could manage to keep their heads above the water, but unemployment weakened their bargaining power। जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे, मीन्स जो परमानेंट लोग लगे हुए थे काम पे, जिनको काम से नहीं निकाला गया था, वो तो मैनेज कर रहे थे, अपनी जो लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। बट बिग बिजनेसमैन वाज इन क्राइसिस, द लार्ज मास ऑफ द peasantry was affected by sharp fall in the agriculture prices। एग्रीकल्चर प्राइसेस भी कम हो रहे थे, जिस कारण peasantry में किसानों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। उस समय इंडस्ट्रीज़ इतना ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादातर लोग जो थे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते थे, जिस कारण से उनको भी काफ़ी लॉस हो रहा था। वुमेन्स अनेबल टू फील देयर चिल्ड्रंस स्टमक वर फील्ड विद सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। यानी गर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वाइव करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ प्रोलेटराइजेशन। प्रोलेटराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, टू बिकम इम्पावरिश टू द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास।
यानी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है काफ़ी डाउन चला जाता है। क्लियर हुआ? पोलिटिकली टू द वेहमार रिपब्लिक वाज फ्रेगाइल। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था और पोलिटिकली भी देखा जाए तो वेहमार रिपब्लिक सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। द वेहमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। जो वेहमार रिपब्लिक बनी थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पहले ही कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, जिस कारण से वो अनस्टेबल थी एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, कि लोगों का झुकाव डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा था और उसमें विश्वास खत्म होता जा रहा था। और ये डिफेक्ट्स क्या था? फर्स्ट वन वाज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस मेड द अचीविंग ए मेजोरिटी बाय वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू ए रूल ऑफ कोलिशन। अब इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वहाँ पर जैसे इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में जिसको जितने वोट मिलेंगे जिस पार्टी को, उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही उसको पार्टिसिपेट करेगा वो गवर्नमेंट में। जैसे इंडिया में होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं और जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं तो उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं था। अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था कि जिस पार्टी को जितने भी वोट मिलेंगे, अगर किसी को 30% मिलते हैं, 5%, किसी को 20%, 40%, उसके अकॉर्डिंग ही उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नमेंट में। और ऐसे हालात में मेजॉरिटी मिलना तो मुश्किल था, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बनती थी, यानी सबकी मिली जुली सरकार बनती थी, जिस कारण उनमें आपस में क्लैशेस होते रहते थे। और जब वेहमार रिपब्लिक थी तो उसके अंडर कोई भी कैबिनेट सक्सेसफुल नहीं हुई। कैबिनेट मीन्स द मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हु वर्क फॉर द कंट्री। तो कोई भी कैबिनेट इनकी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई और कितनी बार कैबिनेट को चेंज किया गया। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। क्या था आर्टिकल 48? इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स, रूल बाय डिक्री। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो कभी भी एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है और उस समय सभी सिविल राइट्स वापस ले लिए जाएंगे और वो कोई भी रूल बना सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है और सब लोगों को उसे मानना ही पड़ेगा। दैट इज़ नोन एज रूल बाय डिक्री। अगर किसी भी कंट्री में कोई भी लॉ बनता है तो पहले उसे पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है, पर आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग जब प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सारी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी, तो वो कोई भी लॉ बना सकता है, तो पार्लियामेंट में उसे पास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ वेहमार रिपब्लिक हैड 20 डिफरेंट कैबिनेट्स lasting on an average 239 days, a liberal use of Article 48। तो जब तक वेहमार रिपब्लिक की वहाँ पर गवर्नमेंट रही तब तक कोई भी कैबिनेट वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुई। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एवरेज 239 डेज तक ही काम किया, तो 20 टाइम्स उस कैबिनेट को अलग अलग कैबिनेट चेंज की गई और मोस्टली वहाँ पर कौन सा रूल शुरू हो जाता था? प्रेसिडेंट रूल, दैट इज़ आर्टिकल 48 इम्प्लीमेंट हो जाता था। जेट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज। तो जो क्राइसिस, जो प्रॉब्लम वहाँ पर कंट्री में आ रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसका सल्यूशन ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके लिए वेहमार रिपब्लिक कुछ नहीं कर पा रही थी। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम। तो लोगों का विश्वास इसके ऊपर से ख़त्म होता जा रहा था, बिकॉज़ उनके पास उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई भी सल्यूशन नहीं था। तो ऐसे समय में जब कंट्री में देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस है और पॉलिटिकल क्राइसिस है,
लोग का विश्वास पूरी तरह से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके ऊपर से हट चुका है, क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे समय में हिटलर पावर में आएगा और उसने जर्मनी पर कंट्रोल करेगा। अब जो हिटलर कौन है और कैसे पावर में आएगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि हिटलर अगर देखा जाए तो जो भी सिचुएशन बन रही थी जर्मनी में वो अपनी तैयारी कर रहा था कर्टन के पीछे, यानी उसने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अपनी उसने पॉलिसीज बना ली थी कि जर्मनी की सिचुएशन को उसने कैसे संभालना है। अब वो कैसे आएगा सबके सामने वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।